हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है बोथ। और आज बोथ में हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो जो हमारे लॉज है थर्मोडाइनमिक के, वो हमें बताते हैं भी जो हमारी हीट एनर्जी है उसको हमने मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसका यूज़ करना है। एनर्जी तो हमारे पास पहले भी थी, आज से 100-200 साल पहले, लेकिन तब हमारे पास इन लॉज के ना होने की वजह से हम उसका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इन हमारे पास जो 3 बेसिक लॉज है, ज़ीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और इन तीनों लॉज की वजह से आज हमारे पास जितना भी वर्क है, एसी है, फ्रिज है, गाड़ी है, ट्रेन है, इसके इंजन है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, स्टीम इंजन है, तो कितने तरह के सोर्स है जहाँ पे हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके अपना मैकेनिकल वर्क निकाल रहे हैं। तो इस लॉज से हमें समझ आया भी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने फर्स्ट में लिखा है भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो इस अजम्पशन से हमारे पास आया भी जो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। समझ आई बात? क्योंकि एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, उसे फर्नेस में जलाया जाए, जहाँ डीजल को पेट्रोल में या गैस को जलाया जाए, तो ऊपर हमारा एक बॉयलर लगा है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। तो एनर्जी ने क्या किया, हीट एनर्जी ने उस पानी को गर्म किया और हमारे पास स्टीम आ गई, जहाँ पानी गर्म मिल गया हमें। तो एनर्जी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे है वो, कि वाटर एनर्जी को कैसे हमने हीट एनर्जी में पावर जनरेशन में यूज़ किया हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। आप देख सकते हो हमारे पास ये वाटर रेजरवायर है, किसी एक हाइट पे पड़ा है। तो वाटर रेजरवायर हाइट पे होने की वजह से उसमें सबसे पहले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आप देख रहे हो वाटर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है रो जी एच। रो हो गया डेंसिटी, जी हो गया ग्रेविटी, एच हो गया हाइट। तो हमारे पास एनर्जी आ गई वाटर से पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड जब वो अपनी पोजीशन पे आ गया तो हमारे पास एनर्जी आ गई किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। m मास है और v उसकी वेलोसिटी है। तो थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल एनर्जी में। तो नेक्स्ट हमारे पास लगा है जनरेटर। जनरेटर का काम है उस मैकेनिकल एनर्जी को उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने यूज़ किया रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास आ गई हमारी हीट एनर्जी। तो आप इस डायग्राम से सिंपली देख सकते हो एनर्जी ट्रांसमिशन हुई है कहाँ से, वाटर से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से किनेटिक, किनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी। तो यहाँ पर हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया ना, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते रहे विद द हेल्प ऑफ लॉज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन लॉज के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ये आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाएगा। सिंपल डायग्राम हमें बता रही है, जैसे आप डेफिनेशन भी पढ़ रहे हो भी, अगर ए और बी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। अगर ए और बी का आपस में कनेक्शन है, बी और सी का थर्मल इक्विलिब्रियम कनेक्शन है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में। तो ये हमें अजम्पशन बनाती है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक हमें बताता है भी किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में भी जितनी नेट हीट ट्रांसफ़र होगी
वो इक्वल होगी नेट वर्क ट्रांसफ़र के, मतलब जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई वो वर्क ट्रांसफ़र के बराबर है। जैसे डेरिवेशन 3.1 आपको बता रही है, इंटीग्रेशन का साइन है जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब किसी बॉडी में जितनी हीट एनर्जी है उससे हम उतना ही वर्क निकाल सकते हैं। ये अंजम्पशन है फर्स्ट लॉ की। और सेकंड पॉइंट इसका बता रहा है भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लोज्ड सिस्टम है, ये डेरिवेशन हमें बता रही है भी जितनी हमारे पास हीट एनर्जी है उतना वर्क डन है, और उस क्लोज्ड सिस्टम में जो हीट एनर्जी और वर्क डन से जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो होगी उसकी टोटल एनर्जी, जिसको हम किसी सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। नेट हीट ट्रांसफ़र कह सकते हैं हम उसे, नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम उसे। तो हम आगे चलते हैं। इस फर्स्ट लॉ की हमारे पास ये सिंपल डायग्राम है कि एनर्जी को हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ये वेट बैलेंस लगा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी। अगर मैकेनिकल थी इलेक्ट्रिकल में होगी, इलेक्ट्रिकल थी मैकेनिकल में होगी। रिवर्सेबल एनर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3.4 हीट सोर्स और हीट सिंक। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई भी इंजन है थर्मोडायनेमिक का, तो उसमें क्या होता है, फर्नेस है, चैम्बर है, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल अपना काम करता है, और उस डीजल और पेट्रोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी, ठीक है, वो मेन है। वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी कहाँ पे, सोर्स में। जो बॉडी एट हाई टेम्परेचर है उसे हम बोलेंगे सोर्स, और जो बॉडी एट लो टेम्परेचर है, जैसे एनवायरनमेंट में हमने हीट छोड़नी है या कहीं भी, तो वो है हीट सिंक। जैसे आपको आगे पता चलेगा प्रॉपर डायग्राम से भी हीट सोर्स और हीट सिंक का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं भी जो हमारा हीट इंजन है, जहाँ हमारा कोई भी स्टीम इंजन है, उसमें एक हीट सोर्स होगा और एक होगा हीट सिंक, और बीच में होगा मैकेनिकल वर्क। जब हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट हुआ किसी बॉडी का, ठीक है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही ले लो आप, उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट हुआ उसके पिस्टन के इनसाइड, और पिस्टन अप एंड डाउन मूव करने लगा, और जब अप पोजीशन पे गया, टॉप डेड सेंटर पे गया, तो उसने अपना काम कर दिया, क्रैंक शाफ्ट रोटेट करने लगी अपना काम करके, और जो हाई टेम्परेचर हीट एनर्जी उसको छोड़ दिया सिलेंसर के थ्रू, तो वो क्या है, हीट सिंक है वो। आप इसको समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, ए थर्मली हीट रेजर्वायर इज़ दैट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी विद द सिस्टम, जो अपनी हीट एनर्जी को सिस्टम के साथ चेंज करता है। इट हैज़ ए लार्ज हीट कैपेसिटी एंड इट्स टेम्परेचर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इट, और उसमें इतनी हीट कैपेसिटी है भी वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे उसमें एनर्जी निकालो छोड़ो कुछ भी है। ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ हीट रेजर्वायर रिमेन कॉन्स्टेंट। आप देख रहे हो, द रेजर्वायर विच इज़ एट हाई टेम्परेचर एंड सप्लाई हीट इज़ नोन एज हीट सोर्स। फॉर एग्जांपल कंबशन चैम्बर, फर्नेस, जैसे मैंने आपको बताया। और द रेजर्वायर विच इज़ एट लो टेम्परेचर एंड टू विच हीट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इज़ कॉल्ड हीट सिंक, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर, रिवर एट्सेट्रा। और आप इसको डायग्राम में देख रहे हो, तो आगे आप इसको प्रॉपर समझोगे जब एक और डायग्राम आएगी। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन दो डेफिनेशन से हमें समझ आएगा। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकंड है सेल्सियस स्टेटमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। जो केल्विन हमें बताता है भी नो हीट इंजन कन्वर्ट्स और कैन कन्वर्ट होल ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क एंड देयर विल बी ऑलवेज बी ए हीट रिजेक्शन। केल्विन हमें बताता है भी कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है भी जिसमें हम पूरी हीट का यूज़ कर दें मैकेनिकल वर्क में, उसमें हीट सिंक होगा ही होगा, मतलब वेस्टेज निकलेगा ही निकलेगा, लॉस होगा ही होगा। किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, केल्विन हमें बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था हीट सोर्स और सिंक के बारे में
हीट सोर्स हमारी फर्नेस है जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, और ये बीच में हो गया हमारा वर्क डन। वर्क डन क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, ठीक है, जहाँ T1 माइनस T2 भी आप इसे बोल सकते हो। Q क्या है, हीट एनर्जी, T टेम्परेचर है, और सिंक क्या है, जहाँ पर जैसे हमारा सिलेंसर है जहाँ से हमने हीट एनर्जी को एनवायरनमेंट में छोड़ना है। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा हीट सोर्स और सिंक के बारे में भी। और ये बीच में आ गया हमारा मैकेनिकल वर्क। तो एफिशिएंसी क्या हुई फिर हमारे पास, एफिशिएंसी होगी कितना हमने वर्क डन किया और कितनी हीट सप्लाई की थी। हीट सप्लाई तो हमने Q1 की थी टोटल, और वर्क कितना आया, Q1 माइनस Q2। तो जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से जो हमारे पास इंजन बना, जो मशीन बनी, उसे हम बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। क्योंकि कोई भी हीट इंजन ये बताने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पूरी की पूरी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सेल्सियस स्टेटमेंट, ये हमें बताता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल which can transfer heat from a body at lower temperature to body at high temperature without the help of external energy। ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है भी कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सके फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को तो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो वो हमें सेल्सियस स्टेटमेंट बताती है। अगर हमने करनी है, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, हमारे पास एसी है, हमारा हीट पंप है, और हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। रेफ्रिजरेटर हमें ठंडक पहुंचाता है, हमें हमारे फूड प्रोडक्ट को सेव प्रोटेक्ट करता है। एसी हमें ठंडी हवा देता है, हीट पंप हमें हीटर का काम करता है। लेकिन उसमें एक्सटर्नल एजेंसी तो है, जो हमारा कंप्रेसर, एवेपोरेटर, वो काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक तो नहीं कोई भी फूड प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर में प्रोटेक्ट रह सकता। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, सेल्सियस स्टेटमेंट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है हीट पंप। हीट पंप क्या है, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इट इज़ ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस which maintain the temperature of hot body at temperature higher than the temperature of surrounding। हीट पंप का मेन काम है भी बॉडी को हाई टेम्परेचर पे रखना देन सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना। तो ये रेफ्रिजरेटर का उल्टा आ गया। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट को ठंडक पहुँचाती है, मतलब उसकी हीट एनर्जी को अब्जॉर्व करती है। और जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में फूड प्रोडक्ट पड़े हैं, हमारा मिल्क है, हमारा वेजिटेबल्स है, हमारे फ्रूट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट में से हीट को अब्जॉर्व करती है, उसकी लेटेंट हीट को, और बाहर को छोड़ देती है। लेकिन हीट पंप क्या है, हीट एनर्जी देता है। जैसे रूम में हीटर लगा है तो हीट एनर्जी दी, तो मतलब हाई टेम्परेचर पे रखा, किससे, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेरिक से। तो हीट, जैसे हीट इंजन में हमारे पास एफिशिएंसी होती है, तो इसमें होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे हम बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा यहाँ पर हीट इंजन से वर्क अलग है। वहाँ पर तो हम क्या करते थे, हीट एनर्जी देते थे और वर्क आउटपुट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्क करेंगे हम प्रोसेस के ऊपर और पंप के ऊपर वर्क करेंगे, और हमारे पास क्या आएगा, हीट एनर्जी आएगी। ये देखो, एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर T2, और उस डायग्राम में क्या था, हम सोर्स से सिंक की तरफ चलते थे। लेकिन इसमें क्या है, हम सिंक से सोर्स की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास आ गया टेम्परेचर T1 क्रिएट हो गया। तो हमारा बेसिकली फार्मूला भी फिर उल्टा है एफिशिएंसी से। वहाँ पर हमारी जितनी हीट एनर्जी दी थी वो नीचे आई थी और वर्क डन ऊपर आया था। इसमें क्या है, Q1 हीट एनर्जी जितनी हमने दी है वो ऊपर आ गई, और वर्क डन हमारा जितना हमने काम किया है वो नीचे आ गया। तो हम यहाँ पर हमारे पास लाइन है, हेयर द अटेंशन इज सिंपली फोकस ऑन हाई टेम्परेचर बॉडी। तो हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रेफ्रिजरेटर। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर का मेन काम है बॉडी से लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करना। रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक विच मेंटेन ए बॉडी एट टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। हीट पंप का काम था बॉडी को हाई टेम्परेचर पे रखना, और रेफ्रिजरेटर का काम है बॉडी को लो टेम्परेचर पे रखना देन सराउंडिंग से। तो इसमें भी आएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो प्रोसेस सेम है, वर्क डन किया हमने रेफ्रिजरेटर के ऊपर और हमने लो टेम्परेचर क्रिएट कर लिया। तो सिंक का टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड बॉडी है टेम्परेचर T2 और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T1। तो हमारे पास आ गया COP आ गई। जैसे लाइक हीट पंप द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेजर COP के आगे तो हमारे पास Q2 आ गई, हीट एनर्जी, और वर्क डन आ गया नीचे। तो हमारे पास फार्मूला आ गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, क्योंकि हमने लो टेम्परेचर पे रखा है, लोअर हीट पे रखना है अपने प्रोडक्ट को। तो हमारे पास ये दो एजम्पशंस आ गई। फर्स्ट आपके पास है हीट पंप की COP Q1 अपॉन WP, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, इसको बोलेंगे 3.4 नाम दिया है। और रेफ्रिजरेटर की एजम्पशन है COP Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इन दोनों इक्वेशन से 3.4 और 3.5, 3.4 ये रही है आपके पास, ठीक है, और 3.5 ये रही। तो इन दोनों से हमें क्लियर हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज ग्रेटर है देन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर बाय यूनिटी। ये बेसिक आपके पास फार्मूला आ गया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रोपी। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। द टर्म एंट्रोपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी का मतलब होता है भी किसी प्रोडक्ट में, किसी सिस्टम में कितनी हीट एनर्जी और उसको कितनी क्वांटिटी में हमने वर्क में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन ही हमें बता रही है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट विच शोज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्शन ऑफ दैट हीट इनटू वर्क। कितनी हीट एनर्जी को हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द टर्म एंट्रोपी बट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी ईजिली डिफाइन। एंट्रोपी को डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कौन सी कोई मेजरेबल क्वांटिटी है, ये तो हमें सिर्फ इतना बताती है भी कितनी हीट को वर्क में ट्रांसफ़र कर दिया। और चेंज ऑफ एंट्रोपी को आप मेज़र कर सकते हो। हम आगे इसका फार्मूला देखेंगे। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी व्हेन मल्टीप्लाई बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर गिव्स द हीट अब्जॉर्बेशन और रिजेक्शन इन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो इस डेफिनेशन से हमारे पास फार्मूला आ गया। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज ऑफ हीट, तो टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डी एस है एंट्रोपी। तो डी लगाया है चेंज ऑफ एंट्रोपी के लिए, डेरिवेटिव उसका। तो हमने जैसे इंजम्पशन पढ़ी है, ये एक रिवर्सिबल टेम्परेचर है, रिवर्सिबल प्रोसेस है जो हमें बताता है कि कितनी हीट एनर्जी को हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। उससे या तो हीट हमने अब्जॉर्व की या रिजेक्ट की किसी भी काम में। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या है, हीट को अब्जॉर्व किया, और हीट इंजन में क्या है, हीट को रिजेक्ट किया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो जिसे आप बोलोगे TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इससे हम सिंपली समझ सकते हैं एंट्रोपी को। सबसे पहले अभी एंट्रोपी का हमें कंसेप्ट दिया किसने, सेल्सियस ने, क्लूसस भी आप इसे बोल सकते हो। उसने क्या दिया हमें कंसेप्ट भी, जब हमने किसी प्रोडक्ट का, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका पहले टेम्परेचर था TA, और फिर पहुंच गया TB के ऊपर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब हम उसमें हीट ऐड कर रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। तो हमने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया C। तो C पॉइंट में हमने देखा DS, मतलब कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कंसिडर द पॉइंट C ऑन कर्व AB। एट दिस पॉइंट लेट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द हीट DQ इज सप्लाई टू वर्किंग सब्सटेंस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आपने हीट सप्लाई की, एंट्रोपी विल इंक्रीज बाय DS, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी DS। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट इंस्टेंट मे बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट T।
तो डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी हमारे पास आ गई, dQ = TdS, जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, समझ आ गई। TS डायग्राम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेरिवेशन को सॉल्व किया हमने। TdS रिप्रेजेंट कर रही है एरिया अंडर स्मॉल कर्व, जो आपने डायग्राम में देखा। dQ = TdS, और ये साइन है डेरिवेशन का, हमने इसका डेरिवेटिव किया। तो ds हम इस तरफ ले आए, dQ/T, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, dQ है हीट एनर्जी। तो जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3.8। तो हम बोल सकते हैं एंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है, किसी एक पॉइंट के ऊपर हम इसको मेज़र कर सकते हैं, और ये डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। उसका टेम्परेचर इनिशियल पे क्या था और फाइनल पे क्या था। एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ अदर थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज आल्सो। वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास था dQ, हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। फर्स्ट लॉ था हमारे पास डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू था हमारे पास du। du था हमारा सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, हमारे पास ये ऊपर वाला फार्मूला आ गया। तो हमने क्या किया, डेल्टा W को दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास आ गया डेल्टा Q = डेल्टा W प्लस डेल्टा U क्या है, टोटल एनर्जी जो स्टोर हुई है सिस्टम में। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, PdV, हमने लास्ट चैप्टर में अगर आपको ध्यान में होगा तो डिस्कस किया था। PdV हमारा होता है वर्क डन। तो हमने एंट्रोपी का फार्मूला भी लिखा था, एंट्रोपी का फार्मूला भी हमने वहाँ पर लिखा था, वो यही आया था फार्मूला। तो आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। PdV हमारे पास आ गया वर्क डन, और du क्या है, टोटल एनर्जी। तो dQ बेसिकली हमारा किसके इक्वल है, TdS। हमने अभी ये ऊपर ही देख लो, एक मिनट, हाँ ये ऊपर देख लो, dQ = TdS। तो dQ की जगह पे हम लिख सकते हैं TdS = PdV प्लस du। तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ गई जिसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो होप है आपको समझ आया होगा अच्छे से। आप इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, उससे अपना सक्सेसफुल काम निकालने के लिए, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तीनों लॉज और कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को रीप्ले कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।